अब ये जो हाथ है इसमें भाग्य रेखा नहीं है। भाग्य रेखा अगर बिल्कुल भी नहीं है तो ये भी शुभ संकेत है। अच्छा। मैं फिर बोलती हूँ कि बेशक मैं पाम रीडिंग करती हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ, लेकिन जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी बताती हूँ कि इन चीज़ों पे आप लोग डिपेंड ना करें। अब हमारे जो ऋषि थे, ऋषि मार्कंडेय जी, ठीक है, उनके पिता ने जब उनको वरदान के रूप में पाया तो उनको दिया कि तुमको पुत्र तो दे देंगे लेकिन वो केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेंगे। तो जब मार्कंडेय जी को पता चला कि उनके माता पिता इस वजह से दुखी हो रहे हैं कि मैं अब मृत्यु के करीब जाने वाला हूँ, तो उन्होंने बोला मैं इसको अपना भविष्य नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे ईश्वर पे विश्वास है। तो वहीं उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना करी। आज इसको एक बह का खेल बना दिया गया है ना, बिजनेस बना दिया है कि आपके अंदर जितना बड़ा डर होगा उतना बड़ा आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। और अगर आप देखना चाहो कि आप सरकारी नौकरी में आपके योग है कि नहीं है, तो गुरु पर्वत से अगर आप देखो कि कोई भी रेखा निकल रही है, ठीक है, और वो भाग्य रेखा में जाके मिल जाए। अच्छा, आज का हार्ट अटैक की बहुत दिक्कत चल रही है, तो वो तो अगर आपकी यहाँ से बुध, यहाँ से सबसे छोटी उंगली से कोई रेखा निकल रही है और वो भाग्य रेखा में मिल जाती है, तो वो फिर आपको दिखाता है कि आपकी लाइफ में हार्ट अटैक की संभावना है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है वो क्यों किसी टैरो रीडर या पाम रीडर या किसी ज्योतिषी के पास जाएगा। बिल्कुल। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप क्यों जाओगे हमारे पास, क्यों आओगे? आप परेशान हो तभी तो आए हो। आजकल आप देख भी रहे होगे सोशल मीडिया पे, मतलब 100 रुपये में आप पाम रीडिंग सीखो, 99 में पाम रीडिंग सीखो, मतलब इतना छोटा बना दिया इन कलाओं को। पैसा रिच वाली जो रेखा होती है वो कौन सी होती है? यहाँ से जो अगर कोई रेखा तुम्हारी निकलती है और वो चंद्र पर्वत तक पहुँचे तो इसका मतलब तुम्हारे जीवन में धन है। हमने ये भी सुना है कि हम नाम के या इनिशियल्स भी जान सकते हैं पाम रीडिंग से कि हाँ, जान सकते हैं अपने पार्टनर के कैसे। हाँ, जान सकते हैं। तो ये जो हमारा थंब होता है इसमें आप देखोगे कि 3 रेखाएं हैं ये। तो एक्चुअली में ये ब्लैक मैजिक होता क्या है, कैसे होता है? मैं बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ कि किसी को भी ब्लैक मैजिक करना चाहिए या करवाना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन जो आप आजकल आप देखोगे बंगाली बाबा, रूहानी बाबा, ये सब बाबा, उसमें आपको काली माता को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें वो क्या करते हैं कि जो अकाल मृत्यु में जो आत्माएं भटक रही हैं वो वशीकरण से उतनी शक्ति कर लेते हैं कि उन आत्माओं को अपने वश में कर लेते हैं। तुम्हारे सबसे पहले माइंड को कमज़ोर किया जाएगा। आप देखोगे कि ज़्यादातर एकदम होता है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव इंसान है, उसके ऊपर आलस हावी होने लग जाएगा, वो ईश्वर से बचने लग जाएगा, वो अकेले बैठने का ही प्रयास करेगा। काली माता की तस्वीर लगी हुई है और उसके आगे बलि चढ़ाई जा रही है, क्या ये ऐसा ही होता है तांत्रिक जो करते हैं? देखो, हमारे सनातन धर्म में तो कहीं बलि प्रथा का वो है नहीं। उन्होंने जो रक्त पिया वो रक्त बीज का पिया, क्योंकि वो रक्त बीज को वरदान था कि उसकी बूंदें जहाँ जहाँ गिरेंगी उतने ही रक्त बीज पैदा होंगे। तो वहाँ माँ काली ने अपना मुंह फैलाया और उस रक्त को अपने मुंह में लिया, और जितने भी राक्षस बने कि रक्त बीज जितने बन रहे हैं वो मुंह में ही उनका भक्षण कर लें। अंजलि जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू। कैसे हैं मैम आप? बढ़िया, आप सुनाओ। बस बहुत अच्छे। बढ़िया। मैं बोलूँगा कि थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए। एक्चुअली जब मैं छोटा था बहुत, मेरी सिस्टर जो थी वो साथ में आपके साथ स्टडी कर रही थी, और उस टाइम पे मैंने बहुत आपके बारे में सुना था कि आप पाम रीडिंग करते हैं। हाँ। और काफ़ी एग्जैक्ट आपके जो भी आप बताते हैं वो काफ़ी एग्जैक्टली जाती है सारी चीज़ें, तो काफ़ी अच्छा लगता था उस टाइम पे सुन के। तो लगता था कि कभी मौका मिलेगा तो आपसे बात करेंगे, और आज ऊपर वाले ने आपसे बात करने का मौका दिया है। तो मैं दोबारा बोलूँगा थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला आज यहाँ पे। और हमारी जो ऑडियंस है उनको आज पाम रीडिंग के बारे में आप बहुत सारी हम आपसे क्वेश्चन करने वाले हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में पाम रीडिंग है क्या। तो ये चीज़ तो हमने देखी है कि आजकल लोग कोर्सेज करके भी पाम रीडिंग में आ जाते हैं या इधर उधर से कहीं से भी सीख लेते हैं। बट जैसा कि काफ़ी दिन से भाई मेरे को बताए जा रहे थे आपके बारे में कि आप स्कूल टाइम से ही एक एज अ गॉड गिफ्ट इसको लेके आपने स्टार्ट किया था। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस के लिए सबसे पहले आप खुद अपना एक इंट्रोडक्शन दें। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। और रही पाम रीडिंग की बात, तो मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, पाम रीडिंग भी करती हूँ, लेकिन पाम रीडिंग मैंने सीखी नहीं है। इसको आप मेरा गॉड गिफ्ट कह सकते हैं। जब मैं 5 साल की थी तब से मैं हाथ जब मेरे आगे किसी का आता था तो मैं उसको बताने लग जाती थी, और वो माता रानी की कृपा ऐसी रहती थी कि वो सही होता था, सही होती थी। तो फिर इसी वजह से तो पाम रीडिंग में मेरा आना ऐसे हुआ। पर मैंने कोई इसकी पढ़ाई, अगर आप पूछो कि मैंने पढ़ाई करी है पाम रीडिंग की, नहीं, लेकिन एक्यूरेट आता है ये मुझे पता है। ये सिर्फ माता रानी की कृपा हो सकती है, क्योंकि 5 साल की उम्र के बच्चे को क्या ही नॉलेज होगी पाम रीडिंग की। लेकिन जब मैं हाथ देखती थी ऑटोमेटिक ही मेरे सामने आने लग जाता था कि इसका ये है या वो है, और माता रानी की कृपा से वो सही निकलता था। इस तरीके से मैं फेमस होती गई स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, हर जगह।
लेकिन मैंने एज ए कैरियर टैरो रीडिंग को ही चुना, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि हम सब पाम रीडिंग जानते हैं कि सब सीखना चाहते हैं, सब अपना हाथ देखना चाहते हैं। पाम रीडिंग में जब ऐसा होता है कि जब हम अपना हाथ देखते हैं, आपने सीख लिया, जी। पर पाम रीडिंग का एक रूल है कि आप अपना हाथ जितना कम देखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और अच्छा, आप अपने अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपने हाथों की रेखाएं देखते हैं, अगर आपके हाथ में है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, ठीक है, और अगर आपके हाथ में है कि आप बहुत बड़े एक्टर बन सकते हैं या क्रिकेटर या कुछ भी बन सकते हैं, तो आपकी वो सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही बैठ जाएगा। और फिर क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो ऐसी चीज़ है जो आपको यकीन दिला देती है कि वो चीज़ आप बन चुके हैं, तो फिर आप मेहनत करने से बच जाते हैं। तो इसीलिए पाम रीडिंग सीखना ही, अभी कोई भी अगर आप सीखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा हमको प्रयास करना है कि हमारा ध्यान हमारे हाथ पे, जैसे मैं खुद पाम रीडिंग करती हूँ या बचपन से गॉड गिफ्ट है, तब भी मैं बचती हूँ कि अपने हाथ की तरफ कम से कम देखूँ। मैं ज़्यादातर नज़रअंदाज करती हूँ अपने हाथ को। इसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि हर चीज़ हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है। जैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो गया कि तुम इस चीज़ में सफल होने वाले हो, आप मेहनत करना छोड़ दोगे। बिल्कुल सही। उस चीज़ से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए कि अगर आप पाम रीडिंग सीख रहे हैं तो अपना हाथ कम से कम देखें, क्योंकि फिर उससे क्या होगा, वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। फिर आप मेहनत करने से बचेंगे नहीं। जहाँ आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो गया कि आप वो चीज़ बन चुके हैं, आप बिजनेसमैन बन चुके हैं, तो वहीं आपके लिए एक तरीके से भटकाव शुरू हो जाएगा। मैंने भी वैसे तो बहुत सारे किस्से सुने हैं आपके, पर आज हम रियल पे देखना चाहते हैं क्योंकि एक्चुअली क्या है, ऑडियंस मांगती है। मैंने तो देखिए, मैं तो जानता हूँ आपके बारे में बचपन से। शिवम भाई भी, जितना मैंने बताया शिवम भाई को, पिछले 1-1.5 महीने से मैं बता रहा हूँ आपके बारे में, और हम चाह रहे थे कि आप यहाँ पे आएँ। तो आज पर हम ना आपके लिए ये हमने एक टास्क भी सोचा था कि हम आपको लाइव, जो हमारी ऑडियंस है, एक्चुअली क्या है कि अभी अगर हम बताना स्टार्ट करेंगे कि ये लाइन ये होती है, ये होती है, तो मेरे ख्याल से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमने एक फ़ोटो क्लिक की है अपनी टीम मेंबर की, और उनके हाथ की फ़ोटो है वो। तो उनके रिक्वेस्ट है मैम कि आप हाथ की उनकी जो लकीरें हैं उससे आप बताना स्टार्ट करें कि जो लकीरें हैं वो कौन सी लकीर कौन सी होती है, क्या किस लकीर का मतलब है, वो आप उसको देख करके बताएं। हाँ, ठीक है, ये हमने आपके लिए, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? हाँ बिल्कुल। ओके। तो इसमें ये जो हमारी जो मेन जो हमारा कोई भी हाथ होता है, ठीक है, आप अपना हाथ भी देखना जो भी यहाँ पे मौजूद है। सभी लोग अपने अपने हाथ देख लीजिए। 3 रेखाएं जो हैं वो आपको मेन दिखाई देंगी, ठीक है। अच्छा मैम, इससे पहले एक और क्वेश्चन, राइट हैंड देखना चाहिए कि लेफ्ट हैंड? मेल के लिए होता है राइट साइड और Okay. फीमेल के लिए होता है लेफ्ट साइड। जो हमारा मानव बॉडी है, ठीक है, उसको हम राइट साइड को कहते हैं शिव का पार्ट, ठीक है। हर बॉडी में मेल और फीमेल दोनों के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। शिव शक्ति इसीलिए कहा जाता है। तो इसीलिए दाएं पार्ट को हम कहते हैं शिव का पार्ट। तो इसीलिए जितने भी मेल हैं उनके आप ज़्यादातर देखोगे उनकी मैरिज की रिंग भी हम दाएं हाथ में पहनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शिव का हिस्सा है। और बायां हाथ हमारा, बायां भाग जो हमारा होता है वो शक्ति का भाग माना जाता है। तो ये बेसिक नॉलेज है हर चीज़ की कि फीमेल का हम बायां ही देखेंगे और मेल का हम दायां ही देखेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी का वो सनातन धर्म में जो कह लो या कैसे भी कह लो, आकार ही बनावटी इस प्रकार से की गई है कि हमारा दाया शिव है और बाया हमारा शक्ति है। ठीक है। इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है, जो आप ये अभी बताएंगे वो फीमेल के हिसाब से बताएंगे या मेल के? ये मैं हाथ देखूंगी, मुझे कुछ लेना देना नहीं कि मेल का है फीमेल तो का मतलब है, ठीक है। जो लाइनिंग होती है, जब लकीर इस होती है, वक्त अगर मुझे कुणाल अपना हाथ दिखाएंगे या शिवम अपना हाथ दिखाएंगे, तो फिर मैं हाथ उनका दाया देखूंगी, ठीक है। उसमें मुझे पता है कि मुझे उनका दाया हाथ है। लेकिन आपने जो ये पिक्चर मुझे दी है, मैं जिसकी ये पिक्चर है मैं उसका बताऊंगी, ठीक है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेल है फीमेल है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो लकीरें होती हैं हाँ, वो गर्ल्स की और बॉयज़ की सेम होती है, उनको सेम कहा जाता है, या उनके नाम चेंज होते हैं, अलग अलग होते हैं? नहीं नहीं, सेम होती है। तो फिर ठीक है, आप लकीरों के बारे में बताइए, वो सेम मेल होती का है, हो या हाँ, फीमेल मेल का का हो? हो फीमेल का हो, दोनों की ठीक सेम है। होती हैं। जो मेन 3 रेखाएं आप कोई भी अपना हाथ देखेगा उसमें दिखाई देती है, जो मेन होती हैं ये होती है जीवन रेखा, ठीक है। ये हमारा मणिबंध कहा जाता है इसको। ये नीचे का जो पार्ट है इसमें 3 हमारे मणिबंध होते हैं, ठीक है। ये आप सब अपने अपने हाथ में देखना, ये 3 रेखाएं होती ये हैं। वाली? हाँ, नीचे के ये जो पार्ट होता है इसको हम मणिबंध कहते हैं, ठीक है। Okay. किसी के में 2 होते हैं, किसी के में 3 होते हैं, इनका भी अलग है। और ये फिर जो रेखा जा रही है इसको हम कहेंगे जीवन रेखा, ठीक है। ये वाली? हाँ, ठीक ये है। हमारी जीवन रेखा हो गई। ये जो बीच की हमारी निकलती है इसको हम कहेंगे मस्तिष्क की रेखा, दिमाग की रेखा, ओके, ये वाली? ओके। हाँ, ठीक है। और ये जो हमारी सबसे यहाँ से साइड से निकलती है, सबसे छोटी उंगली के नीचे से निकलती है जो, उसको हम कहेंगे हृदय रेखा, हृदय रेखा। ठीक है। ओके, अब ये जो हाथ है इसमें भाग्य रेखा नहीं है, ओके, ठीक है। भाग्य रेखा अगर निकलती तो वो चाहे यहाँ से होते हुए किसी की यहाँ पे ख़त्म होती है, किसी के आगे ख़त्म होती है, ठीक है।
भाग्य रेखा ये होती है। अब ये इसके भी पीछे कारण है, इनके हाथ में भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं है। ये जिनका हाथ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके में लक फैक्टर नहीं है या लक इनको सपोर्ट नहीं करेगा। भाग्य रेखा अगर बिल्कुल भी नहीं है तो ये भी शुभ संकेत है। अच्छा, ठीक है, अगर भाग्य रेखा बिल्कुल भी नहीं है, आपके हाथ में सो ही नहीं हो रही है, तो ये भी शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन अगर यही भाग्य रेखा इस पे टूटी फूटी हो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाग्य आपको उतना सपोर्ट नहीं करेगा। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा। मेरी तो टूटी फूटी है। ठीक है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, केवल भाग्य के सहारे नहीं बैठ पाओगे। तो मैम इनके जैसे भाग्य रेखा नहीं है जैसा आपने बताया, तो फिर इनका कैसे? भाग्य रेखा नहीं है तो मतलब ये भी शुभ संकेत माना जाता है। ठीक है, Okay. अगर भाग्य रेखा नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये भी शुभ संकेत है। अगर भाग्य रेखा होती और अगर वो कटी फटी होती तो फिर वो उनके लिए उतनी सहयोगी इनके लिए नहीं रहने वाली थी। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाग्य इनको सपोर्ट नहीं करेगा या लक फैक्टर इनको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि मानव शरीर है, मानव शरीर में हर पर बदलाव आता है। हमारा जो सनातन धर्म बताया गया है, भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण द्वारा बताया गया है कि मानव का केवल कर्म के द्वारा हम अपना भाग्य सब कुछ बदल सकते हैं। तो अगर आपका कर्म अच्छे हैं तो आपकी किस्मत में जो भी लिखा है आप उसको बदल सकते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि भविष्य उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते, है ना, कहा जाता है। हम केवल अपनी हाथों की रेखाओं के सहारे नहीं बैठ सकते। अब अगर मैं इनको बोल दूं कि तुम्हारे हाथ में भाग्य की रेखा है ही नहीं और मैं इनको आगे क्लियर ना करूं, तो ये इनके मन में एक वो बैठ जाएगा, यार मेरे में तो लक फैक्टर है ही नहीं, तो मैं क्या ही कुछ करूं, मैं कितनी मेहनत कर लूंगा। ठीक है, पर यही भाव जहां मनुष्य के मन में आ जाता है वहीं वो भटकाव की स्थिति में चला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर यही बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और फिर सबकॉन्शियस माइंड तुमसे वो करवाता है जो तुम चाहते हो ना, जो तुम्हें, जैसे कुणाल को पता है कि मैं बोलने में अच्छा हूँ, 10 बार बोलोगे कि तुम बोलने में बहुत अच्छे हो, तुम पॉडकास्ट करने में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, ठीक है, लेकिन जहाँ तुम्हारे मन में अगर एक बार भी आ गया ना, अकेले में सोते टाइम अगर आ गया, दिन भर तुम बेशक बोल रहे हो कि यार मेरे से ना इतना अच्छा पॉडकास्ट नहीं हो पा रहा, ये बात तुम्हारे अवचेतन मन पकड़ लेगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये छोटा सा पौधा कितना बड़ा हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और तुम धीरे धीरे तुम्हारा को लगेगा आगे चल के कि तुम्हारे पॉडकास्ट से मन हटने लग गया है। गीता में कहा गया है अपने शब्दों पे विशेष ध्यान दो, सनातन धर्म में कहा गया है अपने शब्दों पे विशेष ध्यान दो कि तुम क्या बोल रहे हो अपने लिए, अपने आप के लिए। बेशक तुम जो दूसरों के लिए बोलोगे वो इतना सिद्ध ना हो, लेकिन जो हम अपने लिए बोलते हैं ना वो हमारे लिए बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। आप देखोगे सफल लोग कम है, असफल लोग ज़्यादा हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि हम अपने आप से पॉजिटिव बातें नहीं करते। अगर मैं शिवम से पूछूं या कुणाल से पूछूं, क्या तुम 5 मिनट अपने आप से 5 मिनट अपने बारे में 5 मिनट में अच्छी बातें करते हो? बताओ, बताओ। फिर संघर्ष आते हैं, लेकिन हमारे पास वो शक्ति है। मैं फिर बोलती हूँ कि बेशक मैं पाम रीडिंग करती हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ, लेकिन जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी बताती हूँ कि इन चीज़ों पे आप लोग डिपेंड ना करें। जो भी मेरे पास आते हैं, मेरे क्लाइंट वगैरह भी आते हैं, मैं उनको भी यही समझाती हूँ कि अगर आप अध्यात्म में जानते हैं या आप अपने आप को, अपने शरीर को जानते हैं, तो आपके अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर मैं कोई आपसे अलग नहीं हूँ। ठीक है, जो आप हो वही मैं हूँ, लेकिन सिर्फ मैंने अपने आप को जानने की कोशिश करी है। तो भविष्य आप इन पे मत अटकना कि इनकी भाग्य रेखा नहीं है तो इनका भाग्य इनको साथ नहीं देगा। हर पर रेखा बदलती है। आप टैरो रीडिंग में भी आ जाओ, मैं सबको कहती हूँ कि आप 6 महीने में अपनी टैरो रीडिंग दोबारा करवा लो, क्योंकि 6 महीने में आज आपके जो भाव है रीडिंग करवाते समय, जरूरी नहीं है कि 6 महीने बाद भी आपके मन में वो भाव हो। टैरो रीडिंग हो, नमलॉजी हो, ज्योतिषी हो, वो उतनी ही एक्यूरेट होगी जितना अच्छा सवाल आपका होगा। उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जब कोई मेरे पास टैरो रीडिंग के लिए आता है, पाम रीडिंग के लिए आता है, किसी के लिए भी आता है, मैं कहती हूँ तुम्हारे भाव तय करेंगे कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा निकल रहा है। क्योंकि वो एनर्जी तुम्हारी कैच हो रही है। मैं केवल माध्यम हूँ, क्योंकि तुम्हें कार्ड्स पढ़ने नहीं आते, मैं केवल तुम्हें कार्ड्स बता रही हूँ, लेकिन एनर्जी तुम्हारी है। यूनिवर्स तुमसे कनेक्ट कर रहा है, मैं केवल माध्यम हूँ। मुझे एक माध्यम के तौर पे देखो बस, कि मेरे को कोई भगवान में समझो कि मैं जो बता रही हूँ पत्थर की लकीर है। नहीं, तुम भगवान हो अपने लिए, क्योंकि तुम एक आत्मा हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा है। उस बात को समझने का प्रयास करो बस। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो। आप भगवत गीता को समझो तो उसमें सबसे बड़ा जो चीज़ बताई गई है वो कर्म क्यों बताए गए हैं, इसीलिए तो बताए गए हैं। अब इसमें जीवन मृत्यु कैसी होती है। अब हमारे जो ऋषि थे, ऋषि मार्कंडेय जी, ठीक है, उनको उनके पिता ने जब उनको वरदान के रूप में पाया तो उनको दिया कि इनकी आयु तुमको पुत्र तो दे देंगे, लेकिन वो केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेंगे। ओके। तो उनके माता पिता ने उस समय तो स्वीकार कर लिया वरदान,
लेकिन जब वो 12 वर्ष के हुए मार्कंडे जी, तो उनके माता पिता को दुख होने लग गया कि अभी हमने तो 12 वर्ष के लिए मांगा था बस, अब क्या करेंगे हम। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो जब मार्कंडे जी को पता चला कि उनके माता पिता इस वजह से दुखी हो रहे हैं कि मैं अब मृत्यु के करीब जाने वाला हूँ, तो उन्होंने बोला मैं इसको अपना भविष्य नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे ईश्वर पे विश्वास है। तो वहीं उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना करी, उसको मंत्रों को जाप करा। तो जब यमदूत उनको 12वें वर्ष में लेने आए तो वो उनके प्राण नहीं ले पाए, क्योंकि महादेव ने साकार आके उनको वरदान दिया कि इन्होंने इतनी तपस्या करी, इस महामृत्युंजय मंत्र का इतना जाप करा कि मैं इनसे प्रसन्न हूँ और मैं इनको जीवन दान देता हूँ। और जिसको ईश्वर जीवन दान दे दे उसको फिर यमदूत भी, यमराज भी प्राण नहीं ले सकते। तो उसी प्रकार से हर चीज़ हमारे मनुष्य, या श्री मार्कंडेय जी कोई अलग नहीं थे, या उन्होंने कोई अवतार नहीं लिया था, वो आप थे, वो मैं थे। लेकिन उन्होंने बस तपस्या को जाना था कि मेरे पास वो कर्म है कि मैं अपनी मृत्यु पे भी विजय प्राप्त कर सकता हूँ। हमारा शरीर सेम है, आप पाम रीडिंग में जाओ, टैरो रीडिंग में जाओ, उसको अगर आपको कोई बता रहा है, आजकल क्या होता है कि लोग भय का खेल खेल रहे हैं, ठीक है, आपके डर का फ़ायदा उठाया जा रहा है। बेशक मैं टैरो रीडर हूँ, पर मैं कभी किसी को डराती नहीं हूँ, चाहे पाम रीडिंग करूँ चाहे कुछ भी करूँ, भय का खेल हो रहा है सारा बिजनेस। इसको एक तरीके से पहले ये पवित्र उसमें माना जाता था, चाहे कोई भी रीडिंग हो, चाहे टैरो रीडिंग हो, पाम रीडिंग हो, आप ज्योतिषी करो, आप कुछ भी करो, ये एक पवित्र चीज़ थी। लेकिन आज ये क्या हो गया है, आज इसको एक भय का खेल बना दिया गया है बिजनेस बना दिया है कि आपके अंदर जितना बड़ा डर होगा, समझ रहे हो, उतना बड़ा आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। बिल्कुल। तो उस डर से विजय प्राप्त करने के लिए आपको किसी टैरो रीडर या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बेशक मैं टैरो रीडर हूँ, मैं अपना नुकसान कर रही हूँ बोल बोल के, पर मैं चाहती हूँ कि जिस दिन मेरे पास कोई भी आना बंद कर देगा, उस दिन मैं अपने जो मैं कार्य कर रही हूँ उसमें मैं सफल हो जाऊँगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी किसी को भी किसी टैरो रीडर, पाम रीडर, किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़े। चलो, अब मैंने उस पर बहुत दे दिया, अब हम पाम रीडिंग पे आ जाते हैं, क्योंकि आज का जो आपके व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो पाम रीडिंग से जुड़ी हुई वीडियो देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इसमें अगर आप और कुछ वैसे पूछना चाहें तो मैं कह रही थी कि ज्योतिषी और हमारा पाम रीडिंग सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है। जितने ग्रह हमारे ज्योतिषी में होते हैं, अगर आप ये हाथों की ये जो पार्ट देखें तो इनमें हमारी प्रत्येक राशि है। ये 12 आपके जो हैं, ये प्रत्येक राशि है आपकी, ये वाले, ये हमारी 12 राशियाँ होती हैं, ठीक है। यहाँ मेष से शुरू होती है, मीन पे ख़त्म होती है, ये हमारी सारी 12 राशि हैं, ओके, ठीक है। ये इन सबको हम राशियों के तौर पे देखते हैं। तो ये हर किसी के प्रकार में अगर आप अपने हाथ में देखेंगे तो इससे पता चल सकता है कि आपके उसमें मेष कैसा है, या सिंह कैसा है, या क्या कैसा है। और ये जो अंगूठा है, इसको हम राशि के उसमें नहीं देखते, ये एक तरीके से आपका सहायक ही है। अच्छा, ये भी बहुत सिद्ध है, लेकिन जो मेन राशियाँ बताई गई हैं वो इन्हीं में बताई गई हैं, ओके, ठीक है। जो मेन राशियाँ हैं वो इन्हीं में बताई गई हैं। तो ये इसके द्वारा जो ज्योतिषी में अगर आपका होगा कि मेष राशि कैसी है, सिंह राशि कैसी है, या वो कैसी है, तो ये भी आप अपने यहाँ से पता चल जाता है। हर किसी का अपना अलग होता है। तो और बाकी अगर आप वैसे अगर आप कोई क्वेश्चन वैसे पूछना चाहो, बिजनेस रेखा कौन सी होती है इसमें? बिजनेस रेखा देखो, बेसिक उस पर आते हैं, ठीक है। अगर हम ज्योतिषी की उसमें देखें, जो हमारे गुरु पर्वत हो गया, अगर आपको एजुकेशन से जुड़ा कोई चीज़ सवाल करना है, आपके मन में कोई एजुकेशन से जुड़ा कोई सवाल है, तो वो गुरु बृहस्पति होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप बृहस्पति का जो ये जो पार्ट है, इसको आप देख सकते हैं, अच्छा, ठीक है, कि इसमें आपका ये हाथ कैसा है। शनि से अगर आपके कर्मों को आपको देखना है कि कर्मों का आपका रेखा जोखा कैसा है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर आपको कोई मान प्रतिष्ठा या उसका कुछ है, तो वो हमारे सूर्य से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे इस पार्ट में देख सकते हैं, ओके, अच्छा, ठीक है। और अगर आपको हेल्थ, स्वास्थ्य वगैरह जो है, तो वो हमारे बुध से जुड़ा हुआ होता है ज़्यादातर, तो उसको हम इस पार्ट पे देख सकते हैं। ये जो हमारा पार्ट होता है, ये हमारा शुक्र पार्ट कहते हैं। अगर आपको लव हो, रिलेशनशिप वगैरह हो, तो उसके लिए आपका ये वाला पार्ट होता है। जो भी ये मनी, इस पार्ट बीच का जितना पार्ट है, ये आपका रिलेशनशिप को, शुक्र जो होता है ये रिश्तों को, रिलेशनशिप को दिखाता है, तो ये उसके बारे में होता है। और ये जो हमारा भाग होता है, ये हम चंद्र ग्रह से जितनी जुड़ी होंगी समस्याएं, चंद्र मतलब माइंड हो गया, ठीक है, उससे जुड़ी हुई जितनी चीज़ें होंगी वो हमारे चंद्र में आ जाएंगी। तो ज्योतिषी और पाम रीडिंग सब आपस में जुड़ा हुआ कनेक्शन होता ही होता है। तो इसको थोड़ा और डीप अगर हम समझे, तो जैसे आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते होंगे, तो वो क्वेश्चंस जब आप बताते हैं आंसर उनके, तो कुछ ऐसा है जो आप व्यूवर्स कनेक्ट कर सके कि भाई उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे अगर क्वेश्चंस आप अपने लाइफ में कंफ्यूज चल रहे हैं कि आप बिजनेस करें या फिर आपको जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, तो जो लोग देख रहे हैं तो वो अपने हाथ में खुद देख सकते हैं कि ये जो आपकी सबसे छोटी जो फिंगर है,
ठीक है। ये यहाँ सबसे छोटी जो फिंगर है, हम्म, ठीक है, यहाँ से अगर छोटी छोटी खड़ी रेखाएं आपको दिख रही हैं साफ, ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, बुध है ना ये, तो ये उसका होता है। तो यहाँ पे अगर ऐसी कोई रेखा आपको दिख रही है, ठीक है, तो आप बेधड़क बिजनेस में जा सकते हैं, उसमें आपको फिर सफलता मिलेगी। जो लोग Okay. देख रहे हैं, तो अगर Okay. आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा हो कि आपको बिजनेस करना है या क्या करना है, तो उसमें आप कर सकते हैं। अच्छा, आज का हार्ट अटैक की बहुत दिक्कत चल रही है ना, हार्ट अटैक की बहुत दिक्कत चल रही है, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य संबंधी जुड़ा होता है। तो अगर आपकी यहाँ से बुध, यहाँ से सबसे छोटी उंगली से कोई रेखा निकल रही है और वो भाग्य रेखा में मिल जाती है, ओके, तो वो फिर आपको दिखाता है कि आपकी लाइफ में हार्ट अटैक की संभावना है। ऐसी चीज़ें मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि अब जो लोग व्यूअर्स देख रहे होंगे, किसी की मिल जाए तो गलती से फिर वो सबकॉन्शियस, उसको आना भी नहीं होगा, आना होगा, संभावना होगी, मगर वो अगर 10% आना होगा ना, वो सोच सोच के 90% ले आएंगे कि अरे मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला है। इसीलिए नेगेटिव चीज़ जो भी हो, जो भी पाम रीडर भी हो या टैरो रीडर भी हो, हम कोशिश करते हैं कि नेगेटिव चीज़ें हम ज़्यादातर ना बताएं, पॉजिटिव चीज़ों पे हम फोकस रहें, ताकि सब कुछ अगर आप समझेंगे तो फिर मैं वापस आ जाऊंगी कि सब हमारे ही माइंड का खेल है। आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मैं मानती हूँ कर्मों का रेखा जो का है, क्योंकि कर्मों की वजह से तो हमने ये जीवन लिया है ना, हम क्यों आए हैं यहाँ पे, कुछ करने, कुछ भुगतने तो आए या कुछ करने आए, उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है। तो उस रीज़न को समझने के लिए आपके जीवन में जो बहुत बड़ी कोई समस्या चल रही हो, कोई भी हो, आप किसी पाम रीडर के पास जाना चाहते हो, टैरो रीडर के पास जाना चाहते हो, जाओ, आपको समस्या बता दी जाएगी, ठीक है, लेकिन समाधान आपको खुद ही करना पड़ेगा, उसको अपने पर हावी मत होने देना कोई भी। कितना एक्यूरेट होता है? एक्यूरेट हाँ, अगर प्रेजेंट की उसमें देखें तो 90%, अगर कोई बहुत अच्छा करने वाला है तो ज्ञानी है, जिसको नॉलेज है, जो सिर्फ इसको एक पूजा के तौर पे कर रहा है, तो वो उसका तो 99% आपको एक्यूरेट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो केवल कुछ बुक पढ़ के या सिर्फ ये सीखने से पहले ही दिमाग में लेकर चल रहा है कि मुझे इससे पैसे कमाने हैं, इस विद्या से पैसे कमाने हैं, तो उसकी एक्यूरेसी इतनी क्लियर नहीं आएगी, क्योंकि उसका ईश्वर से, जिसका ईश्वर के साथ कनेक्शन होगा, उसमें पैसा नहीं आएगा, नेगेटिव भाव नहीं आएंगे, वो आपके डर का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा। जहाँ टैरो रीडिंग, पाम रीडिंग, ज्योतिषी कोई भी करने वाला है, अगर उसके मन में भाव है कि मुझे शिवम के या कुणाल के डर का फ़ायदा उठाना है, तो उसमें एक्यूरेसी कम आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं चैनल भी बनाती हूँ या मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, मेरा उद्देश्य यही होता है कि लोग भटके ना, जैसे तंत्र विद्या हो गई या कुछ भी हो गया, लोग अपना काम करवाने के लिए चले जाते हैं तंत्र विद्या पे। आप देखोगे कि बस स्टैंड पे जगह जगह स्टिकर लगे होते हैं कि अपना वशीकरण, मनचाहा प्यार पाओ, है ना, मनचाहा बिजनेस पाओ, नौकरी पाओ, ये पाओ। आप देखोगे ज़्यादातर बाथरूम में लगे होते हैं या बस स्टैंड पे लगे होते हैं, ऐसी जगह लगे होते हैं कि जहाँ आपका नज़र पड़े उन पर। वो भी एक वशीकरण प्रक्रिया है। वो क्यों प्रक्रिया है? जिनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होगी, जो मानसिक विकार से गुजर रहे होंगे, उनमें वो शक्ति होती है उन स्टिकर के अंदर भी, कि वो आपको उन्हीं लोगों को वशीकरण कर लेंगे कि जिनको इच्छा शक्ति कमज़ोर है या फिर जो मानसिक किसी विकार से गुजर रहे हैं, तो वो उनसे कांटेक्ट करेंगे। तो इसी वजह से उस चीज़ पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत लेके चल रहे हैं, मानसिक विकार, आप मानसिक रूप से स्ट्रांग रह के चल रहे हैं, तो फिर आपको कोई तांत्रिक भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है, वो क्यों किसी टैरो रीडर या पाम रीडर या किसी ज्योतिषी के पास जाएगा? बिल्कुल। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो आप क्यों जाओगे हमारे पास? क्यों आओगे? आप परेशान हो तभी तो आए हो। बिल्कुल। खुश होगे तो क्यों आओगे? अब अगर मेरे पास कोई दुखी इंसान आ रहा है और मैं मन में ये भाव लेके चलूँ कि अब ये तुम्हारे पास कुणाल आया है, शिवम आया है, ये परेशान है, उस चीज़ को मैं तुम्हें बढ़ा चढ़ा के बताऊँ कि तुम्हें तो फलानी पूजा करवानी पड़ेगी, तुम्हें फलाना वो करवाना पड़ेगा, तब तुम सही होगे। तुम मजबूर हो, तुम करोगे, तुम मजबूर हो, तुम करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास, तुम परेशान हो, तुम्हें तो समस्या का समाधान चाहिए। अब ये दायित्व मेरा हो जाता है कि तुम जो इतने विश्वास से मेरे साथ आए हो, तुम पहले ही परेशान हो, और ऊपर से मैं तुमको बोल दूँ कि तुम 1 लाख की पूजा करवाओ, 50,000 की पूजा करवाओ, 2 लाख की पूजा करवाओ, तुम्हारा ये समस्या समाधान हो जाएगी, तो मैं तुम्हारी हेल्प कहाँ कर रही हूँ? तुम्हारे अंदर तो मैंने एक टेंशन और डाल दी कि मुझे 1 लाख रुपए इकट्ठे करने इस समस्या से समाधान पाने के लिए, तो मैंने तुम्हारी हेल्प कहाँ करी? तो इसी प्रकार हर चीज़ हमारे ऊपर है। अगर आप इच्छा शक्ति से मजबूत हो, मानसिक रूप से मजबूत हो, तो फिर आपका तांत्रिक भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये मैं सबको बताती हूँ। मेरे पास कई टैरो रीडिंग में लोग आते हैं कि हमको अपने पति को वश में करना है,
हमको हमारी सास को वश में करना है या हमको इस चीज़ में करना है, तो हमको कोई ब्लैक मैजिक, मैं कहती हूँ ब्लैक मैजिक को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले आपको नहीं बताएंगे कि वो एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। अच्छा। वो आपको 6 महीने के लिए हेल्प कर देगा, और वो कैसे होता है वो एक अलग टॉपिक है। अगर मैं उस टॉपिक पे चली गई तो फिर ये पॉडकास्ट पूरा ही चेंज हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती, क्योंकि हम पाम रीडिंग पे कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि वो अलग टॉपिक है। ठीक है। तो जब भी आप पाम रीडिंग पे भी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप नॉलेज सबकी रखो। अगर मैं बोलूँ कि नॉलेज सबको होनी चाहिए, हाँ नॉलेज सबको होनी चाहिए। कल को आप किसी पाम रीडर के पास जाओ, मेरे पास जाओ, तो मैं आपको पागल ना बना पाऊँ। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप किसी पाम रीडर के पास जाने की सोच रहे हैं या टैरो रीडर के पास जाने की सोच रहे हैं, तो आप मन में ये विश्वास लेके चलो कि ये मेरी समस्या का समाधान कर देगा। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए जो भी जा रहे हैं। मेन दायित्व हो जाता है हमारा कि आप किसके पास जा रहे हैं। आप जिसके पास जा रहे हैं, कहीं उसका उद्देश्य केवल आपकी डर का फ़ायदा उठाना तो नहीं है। क्योंकि जहाँ फिर आप फंस गए, फिर ये एक दलदल है, फिर वो आपको बार बार बुलाएंगे, क्योंकि फिर ये एक दलदल बन जाएगा, क्योंकि वो सेवा भाव नहीं रहा फिर उसमें। मैम कई सारे, अभी जैसे आपने बोला कि हम लोग कुछ नेगेटिव बात नहीं करेंगे, तो मैं भी चाहूँगा कि हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनके माइंड में कोई भी ऐसी चीज़ ना जाए। तो एक ऐसी भी चीज़ है जिसमें कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी। उसके पीछे कई सारे ऐसे एजुकेशन भी है जिसमें लोग 4-4, 5-5 साल लगाते हैं अपनी लाइफ का, और कई बार ऐसा होता है कि उनको सक्सेस नहीं मिलती, और कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी जॉब लग जाती है। तो क्या हम उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिन लोगों के हाथ पे लकीरें हैं? देखिए, मेहनत से तो हर चीज़ बदलती है, वो तो आपने बताया कि जो ये हमारी लकीरें हैं हमेशा चेंज होती रहती है। अगर हम मेहनत करेंगे तो ये भी चेंज हो सकती है, पर 1% कोई अगर देख पाए कि उसके फ्यूचर पे क्या उसकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, नहीं लग सकती, तो क्या वो ऐसी कोई लकीर होती है हमारे हाथ में? हाँ, होती है। होती है। क्योंकि हमारा जो गुरु पर्वत है उसको हम एजुकेशन से जोड़ के, जैसे मैंने पहले ही बताया, गुरु पर्वत बृहस्पति है ना, वो देवताओं को ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान के लिए माने जाते हैं, गुरु माना जाता है बृहस्पति। तो गुरु पर्वत में ये जो हमारा पार्ट होता है, ठीक है, ये हमारा जितना उभरा हुआ होगा, मतलब कईयों की आप देखोगे हाथ की जो रेखाएं होती है, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये कितने उभरे हुए हैं, ये हमको दिखाते हैं कि मतलब आपका बुध कैसा है, शुक्र कैसा है, वो कैसा है। तो जो आपका गुरु पर्वत है, अगर यहाँ पे आपकी, मैं पहले पढ़ाई का बता देती हूँ कि अगर गुरु पर्वत आपका उठा हुआ है, ठीक है, और साफ है, कोई ज़्यादा कटापटा या वैसा कुछ दिक्कत नहीं है, तो आपकी एजुकेशन अच्छी रहने वाली है, आपको कोई दिक्कत नहीं है रहने वाली है एजुकेशन में, अगर आपका उभरा हुआ है। और अगर आप देखना चाहो कि आप सरकारी नौकरी में आपके योग है कि नहीं है, तो गुरु पर्वत से अगर आप देखो कि कोई भी रेखा निकल रही है, ठीक है, और वो भाग्य रेखा में जाके मिल जाए, तुम्हारी भाग्य रेखा, और तुम्हारे पास भी है भाग्य रेखा? तो मेरे पास तो बहुत सारी हैं। हाँ, तो वो भाग्य रेखा में जाके मिल जाए तो आपके योग हो सकते हैं सरकारी नौकरी के। मैं फिर यहाँ मेंशन करूँगी कि कई लोगों के में भाग्य रेखा नहीं है, तो कई लोग ये हार मान के ना बैठ जाएं कि अरे हमारी तो सरकारी नौकरी है ही नहीं। कर्मों के द्वारा आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। पाम रीडिंग को मानो, लेकिन किसी भी विद्या को मानो, लेकिन अपने कर्मों को सबसे ऊपर मानो। मैं बार बार यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी। गलती से भी आप में से आपके व्यूअर्स कोई भी अपने मन में ये नेगेटिव चीज़ ना लाए कि मेरे में तो मैं काय को फिर मेहनत करूँ सरकारी नौकरी के लिए, मेरे में तो योग है ही नहीं। आप में सब में योग हैं। आप मनुष्य हो, आप ईश्वर की वो हो, आपके अंदर ही आत्मा परमात्मा है। तो आपके अंदर जब आप इच्छा शक्ति इतनी मजबूत कर लोगे कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, फिर चाहे वो सरकारी नौकरी हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, आप सब प्राप्त कर सकते हो। कभी किसी के बहकावे में ना हो कि तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है। ये सहायता करते हैं, आप अगर आपके उसमें आ रहा है तो ये सहायता करते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर कैरियर हो सकता है, उसमें आप मदद कर सकते हो। लेकिन सोच के मत रखो कि मुझे केवल इसी में ही, मतलब अब क्या एक मेहनत करनी सरकारी नौकरी के लिए, ये एक्चुअली मत क्या है करो। कि आज के पॉडकास्ट का मतलब भी हमारा यही है कि लोगों को अवेयरनेस हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग झूठी बातें बताते हैं और फिर उनसे पैसा खींचने की आजकल आप देख भी रहे होगे सोशल मीडिया पे, मतलब 100 रुपये में आप पाम रीडिंग सीखो, 99 में पाम रीडिंग सीखो, मतलब इतना छोटा बना दिया इन कलाओं को। और जो कि वो ऊपर से गॉड गिफ्ट होती है, बेसिकली ऐसे ही होता है। अगर ऐसे ही हर कोई सीख के करने लग जाए टैरो, मतलब कोई भी पाम रीडिंग या कुछ भी, तो फिर ज़रूरत क्या पड़ेगी। आप अगर मैं इसी टॉपिक पे आऊँ तो आजकल रेकी ऊर्जा को कितना बड़ा बना दिया गया है। हर कोई बोल रहा है कि आप इतने का लो, रेकी ऊर्जा लो, लेकिन जिन्होंने रेकी ऊर्जा की शुरुआत करी थी उनको तो किसी ने रेकी ऊर्जा नहीं सिखाई थी। उनको किसी ने सिखाई थी? नहीं सिखाई थी। उन्होंने खुद ही तो ज्ञान अर्जित करा,
खुद ही रेकी ऊर्जा का आविष्कार करा। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आगे चल के ये इतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा, है ना। बिल्कुल। क्योंकि तो हर चीज़ को समझो लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल अपना करो। नहीं, एक्चुअली क्या है, लोगों ने बिजनेस ही बना रखा है, बहुत से लोगों ने। पर हमारा मोटिव भी, शिवम भाई और मेरा मोटिव भी आज आपको बुलाने का यही था कि हम लोगों के जो दिमाग पे कई सारे लोगों के मिथ बैठे हुए हैं वो सब हम लोग क्लियर कर सकें। और जो हाथों को देख करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि आपके हाथों की रेखा ये कहती है, ये कहती है, तो आज उनको ये पॉडकास्ट देख करके क्लियर हो सके कि एक्चुअली में उनकी हाथों की रेखा क्या कहती है। हाँ, बहुत पवित्र विद्या है पाम रीडिंग हो, बहुत पवित्र विद्या है। हमारे ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है ज्योतिषी विद्या, उसका अपमान मैं नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। बहुत बड़ी विद्या है, ठीक है, मैं पूर्ण सम्मान करती हूँ। आप जो कर रहे हैं पाम रीडिंग, वो उसको एक सम्मान की नज़र से देख रहे हैं या नहीं, वो महत्व करता है। कि आप जिसके पास पाम रीडिंग करवाने जा रहे हैं, 99 ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 गलत होंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है 100 के 100 गलत होंगे। 100 में से 20-30 तो ऐसे होंगे जो इसको पूजा की तरह पूज रहे होंगे, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि ईश्वर ने आपको कहाँ पहुँचाया, कि वो 20-30 के पास पहुँचाया या फिर वो 70 लोगों के पास पहुँचाया, कि जो केवल आपके डर का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, अभी तो भाग्य रेखा हो गई हमारी, पर एक होती है जैसे पैसा, रिच वाली जो रेखा होती है, वो कौन सी होती है? देखो ये जो मैंने बोला, ये हमारा चंद्र का ये भाग होता है, ठीक है, ओके। ठीक है। यहाँ से जो अगर कोई रेखा तुम्हारी निकलती है और वो चंद्र पर्वत तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे, तो इसका मतलब तुम्हारे जीवन में धन है। इसके साथ ही ये जो हमारी मस्तिष्क की रेखा होती है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे धन के स्रोत भी बता देती हूँ। कई लोगों के हाथ में आप देखते होगे कि यहाँ पे जो मस्तिष्क की रेखा होती है या वो होता है, तो एक तिजोरी टाइप बनता है। अच्छा। ठीक है, एक तिजोरी टाइप बनता है। कईयों के में आप नोट करोगे कि कईयों के में आगे जाके बनेगा या जैसे बनेगा, तो तिजोरी बनने का मतलब ये होता है कि अगर किसी के हाथ में 1 या 2 से ज़्यादा तिजोरी है, तो आपके धन के स्रोत एक होगा या 2 होगा। अच्छा, ये भी आप अपने हाथ की रेखा से देख सकते हो। हाथ में इतना वो होता है कि अगर आप हाथ पे देखें तो वो बता देगा कि आपके हाथ में धन के स्रोत कितने होंगे। अगर आप देखो कि आपके हाथ में, जैसे मैंने बताया, मस्तिष्क की और ये जो रेखा है, अगर यहाँ आपका कोई तिजोरी बन नहीं है, ठीक है, तो आपके जीवन में धन के स्रोत हो सकते हैं। किसी के में ये 1 होता है, किसी के में 2 होते हैं। और अगर यही तिजोरी आप देखो कि बीच में से कटी हुई है, तो इसका मतलब धन आपके पास रहने वाला है, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं से वो निकल जाएगा। अच्छा। खर्चे कहीं ना कहीं मतलब निकल टिकेगा नहीं जाएगा। पैसा। हाँ, और अगर आप बेसिकली वैसे प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं, तो अगर आप अपने हाथ को सीधा करोगे, ठीक है, आप अपने हाथ को सीधा करो, ठीक है, ठीक है, जिसके में ये हाथ में आप देखोगे कि ये नीचे को जा रहा है हाथ। ये बेसिक चीज़ वैसे बता रही हूँ मैं आपको, ये कोई भी अपने हाथ में देख सकता है। और आपकी फिंगर्स में यहाँ पे गैप आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि धन तो आप पानी की तरह बहा रहे हो। आप अब ये नहीं है कि आप धन को पानी की तरह बहा रहे हो तो आप नहीं बहाते, मैं नहीं बात। दोनों या मैं? आप सोच समझ के खर्च करते हो, पैसे करते हो। थैंक यू। मैं तो दिखाओ, ऐसे करो, वैसे वो हाथ में वो पकड़ के वो आती है ना, ऐसे जैसे। हाँ। क्लोज भी ला सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इतने भी नहीं सेविंग करते, पर है, खर्चा है हाथ में। और मेरे? तुम सोच समझ के करते हो। ओह, करते? हाँ, ऐसा तुम है। सोच समझ के करते हो खर्च। तुम सोचते हो खर्च करने से पहले। अगर तुम्हारे पास 10 रुपये आ गए, तो तुम सोचोगे उन 10 रुपयों में से कैसे कैसे इन्वेस्ट किया जाए, हाँ, मेरी क्या बात। किया जाए। मैं नहीं सोचता। इनके पास आएंगे 10 रुपये, ये कहेंगे चल बर्गर मंगवा एक लिया ही तो जाए, या life कुछ है। करवाना कुछ मंगवा लिया जाए। ये कल का नहीं सोचेंगे, है ना। हाँ, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये तो रिच वाली हो गई, हम्म, तिजोरी वाला भी हो गया। एक और टॉपिक आता है जो रिलेशनशिप का। हाँ। तो वो कैसे पता लगता है कि किसी को कि रिलेशनशिप या लव लाइफ या मैरिज कैसी रहेगी? देखो, ये शुक्र का जो पार्ट है, ये हमारे रिलेशनशिप का हो गया, ठीक है। ओके। अगर यहाँ पे आपकी रेखाएं हैं बहुत सारी बन रही हैं, तो इसका मतलब आपके में अफेयर्स की या उसकी चांसेस रहेंगे ज़्यादा, ठीक है। मैरिज को हम 2 प्रकार से देखते हैं। ओके। एक होता है, कुछ लोग यहाँ से देखते हैं मैरिज को, कुछ लोग यहाँ से देखते हैं, क्योंकि शुक्र हमारे रिश्तों को दिखाता है, रिलेशनशिप को दिखाता है। और एक जो देखते हैं वो हमारी जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे देखा है मैंने, हाँ। कई लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। मेन जो विवाह का जो पार्ट माना जाएगा वो ये माना जाता है। ओके।
जो हमारी सबसे छोटी के बराबर में जो फिंगर होगा, जो लाइन होगी, किसी के में 3 होती है, किसी के में 4 होती है, किसी के में 1 होती है, किसी के में 2 होती है। ठीक तो है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में 4-5 शादियां हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना कोई सोचे। मेरा तो एक ही है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन में 4-5 शादियां हैं। जो मेन जो आपकी रेखा मानी जाएगी वो छोटी उंगली के जो बराबर में जा रही है, मेरे कैमरामैन भी वहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं। जो मानी जाएगी वो विवाह की रेखा वो मानी जाएगी। उसके पहले जो तुम्हारे रेखाएं हैं उनको तुम अफेयर मान सकते हो, जितनी गहरी होंगी। कईयों की विवाह से ऊपर, विवाह से पहले वाली जो रेखा होती है वो विवाह की लाइन के ऊपर जारी होती है, मतलब ज़्यादा मजबूत होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि शादी के बाद भी जो प्यार है तुम्हारा, जो लव था, बेशक मैरिज तुम्हारी अरेंज मैरिज हो गई, पर प्यार तुम्हारा उसी पर्सन के साथ बना हुआ है। इसका ये मतलब है। सोल टू लेकिन सोल कनेक्ट। हाँ, और यही तुम्हारी रेखा बताती है कि अगर हृदय रेखा से जितने पास तुम्हारी रेखा बन रही है तो तुम्हारी आयु पता चल जाएगी कि तुम्हारी मैरिज किस एज में होगी। अच्छा। ठीक है, जितनी अगर आपकी ये छोटी उंगली के बराबर में जितनी होगी, मतलब जितनी पास में है, तो उतना आपके मैरिज का देर का योग है। अच्छा, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा। हाँ, ये मेरे जो तो बहुत मिड में है। मिड में है तो फिर मैं आपकी मतलब योग बनेंगी स्टार्टिंग में। मतलब एक होता है कि योगी होती है, आप देखोगे 40-45 है ना, वो बिल्कुल पास में आप देखोगे कि पास में बनी हुई है, तो उसमें उस एज में हो जाएगी। और कईयों की आप देखोगे कि हृदय रेखा के बिल्कुल बराबर में होती है। ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि योग, उनके योग बता रही हूँ मैं। कोई इसको पत्थर की लकीर ना माने, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, कोई इसको पत्थर की लकीर ना माने कि मैं जो बोल रही हूँ तो वो पत्थर की लकीर है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपकी यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में लिखा हुआ है कि अभी आपकी लाइफ में कोई ना आए, ठीक है, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। ओके। यूनिवर्स ने नहीं लिखा हुआ, आपके हाथ की रेखाओं में नहीं है कि आपके जीवन में पार्टनर आ जाए। लेकिन हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्ति है कि आप ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हो। अगर आप अवचेतन मन को यकीन दिला दो कि आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो फिर वो अवचेतन मन की जिम्मेदारी बन जाती है आपको वो चीज़ देने की। तो मैं इसलिए बार बार मेंशन करती हूँ कि हाथ की रेखाओं पे भी पूरी तरह से डिपेंड मत करो। आप में वो काबिलियत है कि आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, बस आपको माध्यम पता होना चाहिए। कि अभी मैं यहाँ बैठ के बता रही हूँ, लोग जाके सर्च करने लग जाएं गूगल पे जाके कि अवचेतन मन से संबंध कैसे बनाएं या क्या करें। आप गूगल से, यूट्यूब से सीख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत सारी वीडियो देखोगे, 21 दिन में मन चाही वस्तु पाओ, 21 दिन में ये पाओ। 21 दिन में कुछ नहीं होता। एक आदत को बनने में भी 3 महीने का वक्त लगता है। ठीक है, आप दिन भर सोच रहे हो कि आप ये चीज़ पालो, आप मनचाहा वर पालो, आपके उसमें योग नहीं है। मेरी जैसे श्री मार्कंडेय जी का मैंने आपको बताया, उनका मृत्यु का योग था, लेकिन उन्होंने अपनी साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली। इसी प्रकार अगर आपके जीवन में साथी विवाह के योग नहीं है, आपको किसी पाम रीडर ने, किसी ज्योतिषी ने बताया है कि आपके जीवन में विवाह के योग नहीं है, तो आप हताश मत होइए, क्योंकि आपके पास ईश्वर है और ईश्वर सब कुछ दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखी मैंने कि कई लोगों की रेखाएं बहुत डार्क होती हैं, हाँ, और कई लोगों की बहुत हल्की होती हैं, तो क्या ये भी फ़र्क होता है? हाँ, फ़र्क होता है। हर रेखा का कहते हैं कि मतलब ये बहुत डिटेलिंग वाला टॉपिक हो जाता है कि अगर हर रेखा का है, अगर जितनी डार्क है, कई चीज़ों में कई रेखाएं शुभ मानी जाती हैं, कई रेखा वैसी मानी जाती हैं, पर ज़्यादातर ये शुभ की से साफ होनी चाहिए। डार्क है, हल्की है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्लियर होना चाहिए। मतलब जैसे कहते हैं ना, लिखाई क्लियर होनी चाहिए। आप हल्के पेन से लिख रहे हो, डार्क पेन से लिख रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो आप लिख रहे हो, जो आपके हाथ में लिखा हुआ है, वो क्लियर दिखना चाहिए, तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो कई लोग इस चीज़ से भी घबरा जाता है कि हमारे में तो ये रेखा बहुत हल्की है, या हमारे में तो बहुत डार्क है, तो हमारा तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा सब हो सकता है, बुरा सब हो सकता है। मैं बार बार फिर बोलती हूँ कि सब हमारे ऊपर है। ठीक है, इस चीज़ पे आप किसी के भी पास जाओ, आप पाम रीडर के पास जाओ, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एक विश्वास के साथ जाओ कि समाधान आपके पास है, आप केवल मार्गदर्शन के लिए जा रहे हो। ये विश्वास के साथ मत जाओ किसी भी टैरो रीडर या किसी पाम रीडर के पास कि वो मेरी समस्या का समाधान करेगा। आप ये विश्वास के साथ जाओ कि समस्या जानने के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन समाधान मैं खुद करूँगा, तो फिर आपकी समस्या का समाधान पक्का होगा। इस विश्वास के साथ अगर आप जाओगे, कुछ होते हैं पंडित होते हैं या कुछ होता है कि मैं फलानी पूजा करूँगा, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। होता होगा ऐसा, सुनते होंगे आप लोग। अब भूख आपको है तो खाना कौन खाएगा? हम भी खाएंगे। आप खाओगे ना। बिल्कुल। आपको पंडित बोले कि आपकी भूख है, खाना मैं खा लूँगा, आपकी भूख मिट जाएगी उससे? नहीं। नहीं मिटेगी ना।
फिर कोई भी उपाय है, कोई भी वो है, कोई भी आपको ये बोल के पागल बना रहा है कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो, आपका घर बैठे ये काम हो जाएगा, वहीं आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्योंकि भूख आपको है, तकलीफ़ आपको है। तो हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से आहत हो जाएं कि मैं किसी का वो कर रही हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि मैं ज़्यादातर लोगों को बताऊँ, चाहे मैं टेरर रीडर हूँ, कि आपकी समस्या का समाधान, आप समस्या जानने के लिए हमारे पास आ सकते हो, ठीक है, लेकिन आप ये डिपेंड नहीं कर सकते हो कि मैं ही आपकी पूरी समस्या ख़त्म कर दूँ। तो मैं अगर आपको ये यकीन दिला रही हूँ कि मैं आपकी समस्या पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँगी, तो मैं फिर आपके डर का फ़ायदा उठा रही हूँ। तो अभी आपने जैसे बताया, आपने ये बता दिया कि किस एज में मैरिज होगी, ये पता लग जाता है। हमने ये भी सुना है कि हम नाम के या इनिशियल्स भी जान सकते हैं पाम रीडिंग से, कि हाँ, जान सकते हैं अपने पार्टनर के कैसे? हाँ, जान सकते हैं। जैसे भी अगर आपके व्यूअर्स भी देख रहे हो, तो ये जो हमारा थंब होता है, इसमें आप देखोगे कि 3 रेखाएं हैं ये, ठीक है, हाँ, ये 3 रेखाएं आपको दिखाई दे रही होंगी जी, ठीक है। इसको जब आप फोकस करोगे, इसमें थोड़े ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे होंगे, इसमें आपके पार्सन का इनिशियल लेटर जरूर होता है, और बहुत सारे हो तो बहुत सारे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कईयों के में रिश्ते बहुत सारे आते हैं, अच्छा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके जीवन में एक ही रिश्ता है, कह सकते हो आप? नहीं कह सकते, है ना। तो ये एक तरीके से ये एक आपको मैंने बताया ना, ये आपको बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा होगा। अब मैं आपको बोलूँ कि आप इसी चीज़ में उलझे रह जाओ, हैं, और आप अपनी जो आपकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड हो, या शिवम की कोई हो, या कुणाल की कोई हो, और उसका अल्फ़ाबेट यहाँ ना हो, उसको बोलते हैं यार मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, तेरा अल्फ़ाबेट यहाँ नहीं है तो फिर तो वो प्रेम है ना। प्रेम में हमें किसी भी ज्योतिष से मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ आपके दिल मिल गए, समझ लो। कुंडली भी नहीं मिलती, हाँ, कुंडली भी नहीं मिलती, तो फिर प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम को हम इस पे जज नहीं कर सकते, लेकिन होता है ये मैं कह सकती हूँ। पर इसके लिए लोग अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को छोड़ दें कि तेरा मेरा रिश्ता लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि तेरे इनिशियल लेटर यहाँ नहीं आ रहे, तो फिर आप गलत बन जाओगे। तो प्रेम सर्वोपरि है, पर हाँ होता है, ये हर चीज़ हमारे हाथ में होती है, पर उसको लेके अपने प्रेजेंट की किसी चीज़ को आप ख़राब मत करो। जैसे आप किसी पुलिस बनने की या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, और आपको किसी पाम रीडर ने बता दिया या किसी ने बता दिया कि आप उसमें, अरे ये तो आपकी फील्ड है ही नहीं, तो आपको पता है कि आप उसमें कैसे हो, आप कैसी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो किसी पाम रीडर किसी की आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, मार्गदर्शन ले लो, लेकिन अपनी मेहनत पे आप ज़्यादा विश्वास रखो। मैं बार बार यहाँ पे यही बताऊँगी कि अपनी मेहनत पे ज़्यादा विश्वास रखो, ठीक है। भटकने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ हमारे पास है। मुझे पता है आज के एपिसोड के बाद हो सकता है कुछ लोग बोलें कि क्या बोल रहे हैं, सब किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए पर मैं बहुत क्लियर हूँ अपने आप को लेके कि हर मनुष्य का समाधान, अगर आप गीता को पढ़ते हैं, ईश्वर को जानते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं। ये हमने पॉडकास्ट भी आज का इसीलिए रखा है कि ये जो सारी चीज़ें लोग किसी को ऐसे झूठी वाली जो नॉलेज होती है ना, वो ना दे सके, इसलिए ये पॉडकास्ट रखा गया है कि जिससे कि लोगों को एटलीस्ट खुद तो पता हो कि हाँ भाई मेरे, अब जो आपने बताया है और जितना इजीली आपने बताया है, उनको मार्क करके जिस तरीके से आपने बताया है, तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को अभी तो मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा कि भाई कैसे कैसे हम देख सकते हैं अपनी लाइंस को, थोड़ा बहुत तो। अब हर कोई तो नहीं जान सकता, ये बहुत डिटेलिंग वाला वो है। अगर आप मैं बोलो कि आज के एपिसोड के बाद ही कोई मुझे जज करे कि इनको ये आता है या वो नहीं आता, ठीक है, हम 30 मिनट में, 40 मिनट में, 1 घंटे में हम किसी के पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ये डिटेलिंग वाला सवाल है कि जब मैं, अगर मैं अब पाम रीडिंग भी अगर मैं करती हूँ, टैरो रीडिंग भी करती हूँ, तो ये एनर्जी है, ठीक है। जो मैं आपका हाथ पकड़ के रीडिंग करूँगी वो अलग होगी, क्योंकि वो हमारे इंट्यूजन आते हैं कि ये क्या इंट्यूजन चल रहे हैं। और लेकिन अगर मैं सिर्फ रेखाओं पे जाऊँ, तो हो सकता है किसी को मुझसे बहुत बेहतर ज्ञान हो, है ना, क्योंकि मैं तो एक गॉड गिफ्ट है। हो सकता है किसी को मुझसे अच्छा रेखाओं का ज्ञान हो, और जो कमेंट में बताएं भी, अपना ज्ञान दें भी, क्योंकि देंगे, तो मैं उनका भी सम्मान करती हूँ, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे अंदर तो अहम है ही नहीं, मेरे अंदर ज्ञान है ही नहीं। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग देख रहे हैं वो डरे हुए हैं, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई है, तो आप अगर जा रहे हैं तो एक ऐसे इंसान के पास जाइए जो आपके डर का फ़ायदा ना उठाए। बस मेरा फोकस मेन यही है कि अगर आप जा रहे हो तो बस कोई आपके डर का फ़ायदा ना उठा पाए। मैम अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे, तो आपने एक टॉपिक को बीच पे रोक दिया था कि तंत्र विद्या, तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा रहता हूँ कि हम आजकल देख रहे हैं लोग बाग उस पर भी काफ़ी सारे मिथ भी बन रहे हैं, फैक्ट भी बन रहे हैं, लोग झूठी कहानियाँ भी सुना रहे हैं, झूठी चीज़ें भी बता रहे हैं, और कई लोग सच भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई झूठी बता रहा है। पर मैं भी जानना चाहूँगा कि एक्चुअली जो ये ब्लैक मैजिक होता है, ये ब्लैक मैजिक होता क्या है, कैसे होता है,
ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि आधे एक घंटे के अंदर हम पूरी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर हाँ, सकते, सही बात। पर मैं चाहूँगा कि छोटी छोटी सी बातें, क्योंकि अभी तक जो व्यूवर आपको देख रहा होगा और वो यहाँ तक देख चुका है अगर, तो उसको आपके ऊपर ट्रस्ट जरूर हो गया होगा कि जो आप उसको बताने वाले हैं वो कोई ऐसी बेफालतू की चीज़ें नहीं है या बेफालतू का ऐसा नॉलेज नहीं है जो सिर्फ 2-4 महीने किताब पढ़ने के बाद किसी ने बताना स्टार्ट कर दिया। सालों की तपस्या है, सालों का आपका एक्सपीरियंस है, उसको आप शेयर कर रहे हैं। तो मैं उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आप टैरो रीडिंग करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आती है। आपने बताया भी कि हाँ, आपके काफ़ी पास आते हैं कि मेरे पति के ऊपर मुझे ब्लैक मैजिक करना है, सास के ऊपर करना है, तो एक्चुअली में ये ब्लैक मैजिक होता क्या है, कैसे होता है? देखो, ब्लैक मैजिक बहुत पुरानी सभ्यता है, तो हमारे धर्म में भी देखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता है। एक जादू कह लो, एक क्रिया कह लो, लेकिन तंत्र विद्या जो है वो बहुत पूजनीय है। हमारे सनातन धर्म में, वेदों में इसको बहुत पूजनीय माना गया है, उसका बहुत सम्मान है तंत्र विद्या का। और जो भी तंत्र विद्या होती है, जो लोग तंत्र विद्या करते हैं, जो अच्छे तंत्र विद्या हैं, जो तांत्रिक जिनको कह लो जी, वो जन कल्याण के लिए अगर कर रहे हैं। तंत्र विद्या होती है जन कल्याण के लिए, जन कल्याण का भाव लेके, आत्म कल्याण का भाव लेके अगर जो क्रिया करी जा रही है वो अच्छी क्रिया है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तंत्र के द्वारा हम किसी का बुरा ही कर सकते हैं। जैसे हमारे अघोरीज जो होते हैं, ठीक है, अघोरीज को आप जानते होंगे कि वो बहुत भयानक तंत्र विद्याएं करते हैं जो हम साधारण मनुष्यों के लिए हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो वो इतनी भयानक साधनाएं करते हैं, तंत्र विद्याएं करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि वो किसी का अहित करें। हमारे अघोरी का संस्कृत का जो शब्द है उसका अर्थ है ज्ञान की ओर, उजारे की ओर। मतलब इसलिए उनको अघोरी कहा गया है। वो केवल जानना चाहते हैं कि वो कौन सी शक्ति है कि जिसने इस सृष्टि को चला रहे हैं, या वो कौन सी वो शक्ति चाहते हैं जो ईश्वर के पास शक्ति है, और वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। बहुत कठिन से कठिन साधनाएं करते हैं जो हम साधारण मनुष्य सोच भी नहीं सकते। अघोरी वो होते हैं। और जो तांत्रिक, आप आ जाओ, तांत्रिक बहुत पूजनीय होते थे, अभी भी होते होंगे, लेकिन जो आज का जो कार्य हो रहा है वो तांत्रिकों से ज़्यादा वशीकरण का कार्य हो रहा है, ठीक है। आज का जो कार्य कर रहे हैं, जैसे आप जैसे मेरे पास आते हैं तो मैं तो सख्त मैं बेशक ब्लैक मैजिक पे तुम बात कर रहे हो तो मैं बात कर रही हूँ, वरना मैं पूर्ण रूप से इसका विरोध करती हूँ। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ कि किसी को भी ब्लैक मैजिक करना चाहिए या करवाना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आप जा रहे हो किसी के पास, किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो। मेरे पास ऐसे ऐसे केस हैं, एक्सपीरियंस हैं कि एक न्यूज़पेपर देख के आपको वशीकरण, आपको नहीं पता कि उसमें वशीकरण है, अच्छा, ठीक है। आप न्यूज़ में आपके जीवन में समस्या चल रही है, कोई मान लो शिवम के जीवन में कोई समस्या चल रही है जो ये किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, है ना। ये इनके पास है ही नहीं वो पाते ताकि किसी के साथ डिस्कस करें, फैमिली मेम्बर के साथ। आज के वातावरण में हम फैमिली के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर हम घुट रहे हैं, ठीक है। किसी से प्यार हो गया या वो तुम्हें छोड़ के चला गया, कोई चीज़ हो गई, तो ऐसी चीज़ें जब आप देखोगे अखबार में ऐड आ गई, जैसे मैंने बोला था बस स्टैंड पे ऐड आ गई या वहीं कहीं ऐड आ गई, वो शिवम को ही अटैक करेगी, मेरे को नहीं करेगी। मैं पढ़ भी लूँगी, मैं नज़र हटा लूँगी, मेरे पे नहीं, दिमाग पे असर नहीं करेगी, लेकिन शिवम का दिमाग अटक जाएगा उधर। तो वो ऑलरेडी, क्योंकि वो समस्या है शिवम के अंदर। नहीं, तो वो ऑलरेडी ब्लैक मैजिक करके ही वो बस समझ लो वशीकरण है, वो स्टिकर भी वशीकरण है। अच्छा। वो अगर आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, आप मानसिक विकार से गुजर रहे हैं, तो वो स्टिकर आपको अपनी तरफ खींच लेगा। 100 लोग देखेंगे, 100 में से एक तो फंसेगा, है ना। तो ऐसे मेरे पास एक केस आया था, वो न्यूज़पेपर देख के किसी ने कांटेक्ट कर लिया, क्योंकि उसके जीवन में समस्या चल रही थी, उसने कांटेक्ट कर लिया, उसको 9 लाख रुपए खर्च करने पड़ गए। 9 लाख? क्योंकि वो दिमाग को ऐसा कर देते हैं, उसको पता है कि तुम्हारा वो वशीकरण है। तंत्र विद्या जो तांत्रिक हैं, वो जो होता है वो जन कल्याण के लिए होता है। कोई भी सिद्धि अगर कोई कर रहा है, कोई बहुत बड़े साधना करने वाले ऋषि मुनि हैं, तंत्र विद्या का सब सहारा लेते हैं, क्योंकि वो माँ काली की पूजा है, ठीक है। उसको मैं अपमान नहीं कर सकती, वो बहुत पूजनीय है, विद्या है वो। लेकिन जो आप आजकल आप देखोगे बंगाली बाबा, रूहानी बाबा, ये सब बाबा, वो वशीकरण क्रिया है, वो बहुत आसान होती है। उसमें आपको काली माता को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें वो क्या करते हैं कि जो अकाल मृत्यु में जो आत्माएं भटक रही हैं, ठीक है, जो भटक रही हैं, जिनको पता नहीं है, जिनको मुक्ति नहीं मिल पाई है, वो वशीकरण से उतनी शक्ति कर लेते हैं कि उन आत्माओं को अपने वश में कर लेते हैं, ठीक है। अब आप शिवम अपनी समस्या लेके, कुणाल अपनी समस्या लेके उस इंसान के पास गया जो तांत्रिक बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। वो आपको यकीन दिलाएंगे कि काली माता से आपकी समस्या का समाधान हो रहा है,
मगर असल में उस आत्मा से वो उस भरा है। आत्मा को मजबूर करते हैं, ओह, क्योंकि आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। और आत्मा जो आपका कार्य कर रही है, ठीक है, वो मजबूरी में कर रही है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो तांत्रिक या वशीकरण करने वाला उस आत्मा को कैसे प्रताड़ित कर रहा है। ये केवल वो आत्मा जानती है, क्योंकि वो तो भटक रही है, उसको उस तांत्रिक ने कब्जे में कर लिया है, तो वो क्या करेगी। अब उसको मजबूर किया जा रहा है शिवम का कार्य करने के लिए, तो वो आत्मा खुशी खुशी तो कर नहीं रही होगी, है ना, खुशी खुशी तो कर नहीं रही होगी बिल्कुल। कि वो काम करो। तो वो आत्मा भी दुखी मन से काम करती है, लेकिन वो मजबूर है, क्योंकि उस तांत्रिक ने या किसी वशीकरण करने वाले ने उस आत्मा को अपने कब्जे में लिया हुआ है, वो मजबूर है। तो एक तरीके से जो आप ब्लैक मैजिक आप अनजाने में कर रहे हो, शिवम को नहीं पता, वो तो ये सोच के जा रहा है कि काली माता के द्वारा या किसी सिद्धि है उसके द्वारा मैं अपनी मदद कर रहा हूँ, मगर असल में उसके पीछे कौन क्या पीड़ा भुगत रहा है ये नहीं पता। अब ब्लैक मैजिक भी दो प्रकार का होता है, एक होता है शारीरिक, एक होता है मानसिक। मानसिक ज़्यादा असर करता है, जैसे मैंने बताया कि अवचेतन मन में ज़्यादा जल्दी चीज़ें आ जाती हैं। कोई जानबूझ के अगर आपको मानसिक रूप से कोई ब्लैक मैजिक, कोई आपको शिवम को नुकसान पहुंचाना चाहता है, कुणाल को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो जानबूझ के क्या करेगा, उसको आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की ज़रूरत नहीं है आपका बिगाड़ने के लिए। वो क्या करेगा, आपके घर के आगे खून के धब्बे डाल जाएगा, अच्छा, ठीक है, कोई ऐसी क्रिया डाल जाएगा कि आप जैसे गेट खोलो आपको एकदम झटका लगे कि ये खून के धब्बे कैसे आ गए, कोई ज़रूर कुछ करके गया है, विचार आ गया दिमाग में आपके, ठीक है। धीरे धीरे क्या करेगा, वो विचार बड़ा होता जाएगा कि अगर आपका एक नुकसान भी हो रहा है ना, आपका सीधे ध्यान वहाँ जाएगा कि वो मेरे घर के गेट के आगे खून के धब्बे मिले थे, इसीलिए मेरा ये नुकसान हो रहा है। वो धीरे धीरे मानसिक विकार बढ़ते 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 आपके शारीरिक उस पर आने लग जाएगा। हुआ आप पे कुछ भी नहीं है, अगर आप सोचो कि आप पे कुछ हुआ है, तंत्र, यहाँ पे कोई तंत्र हुआ है आपके ऊपर, नहीं हुआ ना, लेकिन मानसिक रूप से आपके साथ खेला गया है। और ये भी किस पे असर करेगा, जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर होगी, जिसका वीक होगा, मानसिक विकार होगा, उसके ऊपर असर करेगा। तो ब्लैक मैजिक भी आप करवा रहे हो, ये एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो आप कोशिश करो कि किसी भी आप जा रहे हो कि आप किसी आत्मा का फ़ायदा, हो सकता है कि आप किसी आत्मा मजबूर किया जा रहा है आपका कार्य करवाने के लिए, और जैसे ही उस आत्मा को मौका मिलेगा, आपको नहीं पता कि वो शिवम का क्या अहित कर दे बाद में चल के, ठीक है। आप देखोगे, मेरे एक्सपीरियंस हैं, लोगों को मैं जानती हूँ कि जिन्होंने गलती से भी तंत्र विद्या का सहारा ले लिया, वशीकरण, जैसे मैंने बताया कि 9-10 लाख रुपए ऐसे ही लोग वेस्ट कर देते हैं किसी भी काम को करने के लिए। उसमें फ़ायदा क्या हो रहा है, एंड में आपको छुटकारा ईश्वर ही दिलवाएंगे आपको, आप खुद ही निकलोगे उससे। तो तंत्र विद्या भी आपको, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आप कोशिश करो कि आप तंत्र विद्या करने वालों के पास मत जाओ, क्योंकि या तो कोई बहुत सिद्ध है, अगर आप किसी का अहित करने के लिए जा रहे हो तो फिर तो आपकी सोच ही गलत है। फिर तो अगर कोई आपके लिए, मेरे पास कोई आए कि मुझे फलाने का अहित करना है, आप कर दो, अगर मैं मान जाती हूँ तो फिर तो मैं इंसान ही गलत हूँ, फिर मैं आपका भला कैसे कर सकती हूँ। नहीं, तो आपने इसमें 2 बताए थे, एक मेंटली और एक फिजिकली। हाँ। तो फिजिकली कैसे होता है? फिजिकली होता है कि जिसमें तंत्र विद्या, जैसे मैंने बोला कि आत्माओं के द्वारा, या किसी जो शक्ति उन्होंने सिद्ध करी हुई, योगनियाँ सिद्ध करी हुई है, या कोई शक्ति सिद्ध करी हुई है, उसके द्वारा, जैसे कुणाल को चाहिए कि XYZ का नुकसान करना है, तो वो आत्मा को भेजा जाए, योगनियाँ कुछ भी कह लो आप उनको, XYZ कुछ भी कह लो, वो जाके उसका अहित करेंगी शारीरिक तौर से। ब्लैक मैजिक होता है, मृत्यु तक भी आपकी करवा सकता है ब्लैक मैजिक, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है ब्लैक मैजिक, क्योंकि आत्मा मजबूर है। सिर्फ वो जो तांत्रिक है वो सब कुछ जानते बूझते कर रहा है। आप बता रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, पर मुझे पता है कि नहीं करना चाहिए, पर कई लोग ऐसे हैं जो करते हैं ऐसी चीज़ें, और कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर हो जाती है ऐसी चीज़ें। तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि बॉडी के अंदर कि आपको पता चल जाए कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है? क्या होगा, सबसे पहले जैसे तुम देखोगे, अच्छा एकदम नहीं होगा, अगर आप सोचो कि एकदम ही तुम्हारे ऊपर असर हो रहा है तो नहीं, एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तुम्हारे सबसे पहले माइंड को कमज़ोर किया जाएगा। आप देखोगे कि ज़्यादातर एकदम होता है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव इंसान है, उसके ऊपर आलस हावी होने लग जाएगा, ठीक है, वो आलस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने लग जाएगा, वो ईश्वर से बचने लग जाएगा, उसको पूजा बैठने में आलस आने लग जाएगा, ईश्वर में आलस आने लग जाएगा, वो अकेले बैठने का ही प्रयास करेगा कि मैं अकेले ही बैठूं। सबसे पहले काले जादू की पहचान ये है कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो या ईश्वर में जुड़ रहे हो, धीरे धीरे आपका लगाव कम होता चला जाएगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक क्या कर रहा है, जहाँ ईश्वर होंगे वहाँ ब्लैक मैजिक तो हो ही नहीं सकता। तो वो शुरुआत करता है कि पहले इसको ईश्वर से दूर करो, जैसे ही ये ईश्वर से दूर होगा
ये फिर वो पूरी तरीके से तुम पे हावी हो जाएगा। जैसे सर दर्द होना, घर में जैसे ही आओगे, बाहर कई लोग होते हैं बाहर सही रहते हैं, लेकिन घर में आते ही उनके सर में दर्द होने लग जाता है, अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है, कलेश होने लग जाता है घर में। तो उसका मतलब तुम्हारे घर के ऊपर कुछ करवाया हुआ है किसी ने या करा है। लेकिन जैसे तुम घर में ठीक रहते हो, लेकिन फिर तुम बाहर जाते हो, ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस में तुम्हें चिड़चिड़ापन आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि अचानक मेरी बॉडी में क्या होने लग गया है। आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है, बीमारी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि बीमारी समझ में नहीं आ रही क्योंकि बीमारी कुछ है ही नहीं, तुम्हारे दिमाग से खेला गया है, तुम्हारे दिमाग को कमज़ोर किया गया है। तो वो ये जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे आलस आना, बेवजह चिड़चिड़ापन होना, घर में घुसते सर भारी हो जाना, अकेले रहना, ईश्वर से दूर जाना, ये सब चीज़ें सिम्टम्स धीरे धीरे हमें पता चलने लग जाता है कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कुछ ना कुछ हो रहा है। क्योंकि पहले तो ये इंसान ऐसा नहीं था, अगर एकदम धीरे धीरे बदल रहा है इंसान तो क्या कुछ उसको तो ही पता रीज़न चलता होगा। है या फैमिली मेंबर्स को पता चलता है? फैमिली मेम्बर्स को पता चलेगा, वो तो धीरे धीरे एक तरीके से वशीकरण के उसमें आ जाएगा ना। उसको नहीं, उसको तुम समझाने की कोशिश करोगे, मुझे पता चलेगा, कई बार मुझे भी पता चलेगा कि मुझे ये, जैसे मुझे ये काम करना है, मुझे पता है कि ये काम करना मेरे लिए कितना ज़रूरी है, मेरी ज़िंदगी इस काम पे डिपेंड करती है। लेकिन आप देखोगे आप वो काम नहीं कर पा रहे हो, आप मजबूर हो, आपको रोना आएगा अपने ऊपर कि मुझे ये काम करना है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये काम तो मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आपको रोना आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, पर आपसे वो काम ही नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको रोका गया है वो काम करने के लिए। ओके। आपका शरीर चाह रहा है कि वो काम करना, लेकिन आपको दिमाग के साथ खेला गया है कि आप खुद कंफ्यूज, मतलब आपको खुद समझ में नहीं आएगा, फिर वही गुस्से में बदलता है चीज़, चिड़चिड़ेपन में। क्योंकि आपको पता है कि गिलास उठा के पानी आपको पीना है, प्यास लग रही है, लेकिन आप उठा ही नहीं पा रहे हो क्योंकि दिमाग रोक रहा है आपको कि नहीं पीना पानी अभी। तो हर चीज़ होती है, मैं ये फिर ये कह रही हूँ कि हर चीज़ होती है, पर मैं कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर रही क्योंकि मुझे ब्लैक मैजिक इसके बारे में मेरे पास टैरो रीडिंग में भी आता है, मैं साफ मना कर देती हूँ कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। और जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ब्लैक मैजिक से बचें, मत करें ना, किसी का अहित आपको करना ही क्यों है। तो अगर किसी को ये सिम्टम्स हो रहे हैं, कोई किसी ने नोटिस कर लिया है, चाहे उसकी फैमिली ने नोटिस कर लिया ये चीज़ों को, तो कैसे वो इन चीज़ों से बच सकता है? अगर आप देख लो कि आपके घर में किसी के ऊपर आपको लग रहा है कि ब्लैक मैजिक हो रहा है या कुछ हो रहा है, इसमें धीरे बहुत बदलाव आ रहा है, तो सबसे पहले उसको आप देखिए कि इसका ईश्वर के प्रति कैसा व्यवहार बन रहा है। क्योंकि ब्लैक मैजिक अगर आप साधना कर रहे हैं, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता। अच्छा। ब्लैक मैजिक उनके पास से करेगा जिनका आभा मंडल कमज़ोर है, जिनका ऑरा कमज़ोर है। ओके। तो हमें अपने समय समय पे, आपने बहुत जगह सुना होगा, रेकी हीलर हो या कोई भी हो, एंजल थेरेपिस्ट हो, सब आपको बताते हैं, चाहे कोई ऋषि हो, कि अपने ऑरा को क्लीन जरूर करो। क्योंकि वो आपका जितना स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी फिर आपके उसमें ब्लैक मैजिक नहीं हो जाता। पर बाई चांस ब्लैक मैजिक आपको लग रहा है कि किसी के ऊपर हो भी गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको पता चल रहा है कि फलाने के ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, मुझे उससे इसको बचाना है, तो मैं फिर बोलूँगी केवल आप प्रार्थना करो, ईश्वर के आगे बैठो, आप उसके नाम के, आपकी जिस ईश्वर में श्रद्धा है, 11 उस ईश्वर के, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करो उस इंसान का नाम लेके 11 दिन तक, आप देखोगे असर खत्म हो रहा है। आप दुर्गा चालीसा का पाठ करो, दुर्गा चालीसा सर्वोपरि है, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करो उसका इंसान का नाम लेके। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि किसी का, अब ये दुर्गा चालीसा और ये आप, ये नहीं है कि आप किसी का अहित कर सकते हो, फिर तो आपका ही अहित हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि किसी के पर असर कर रहा है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके नाम की 11 हनुमान चालीसा का पाठ लो और बोलो कि ये पर्सन, मुझे लग रहा है कि इस समस्या से जूझ रहा है, तो मैं 11 दिन का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ, और इसको जो भी इसका शारीरिक, आर्थिक, मानसिक जो भी कष्ट हो रहा है, उसको हनुमान जी आप दूर करो, या माता रानी आप दूर करो, या जिस भी ईश्वर में आपकी श्रद्धा है वो दूर करो। हनुमान जी के लिए तो कहा भी जाता है ना, जी। ना से रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब महावीर का नाम सुना रहे हो तो कोई कैसे भूत पिशाच निकट आ सकता है तुम्हारे? विश्वास की बात है। अगर आपके अंदर विश्वास है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक असर नहीं कर सकता, तो फिर नहीं कर सकता। लेकिन बचाव जरूरी है, ये नहीं कि तुम चौड़े में ही चले जाओ कि मेरा कोई क्या ही उखाड़ेगा। भाई सब उखाड़ सकते हैं, सब ने उसमें पढ़ाई करी है, सब ने वो सिद्धि हासिल करी है कि हर कोई तुम्हारा कुछ भी उखाड़ सकता है। तुम ये देखो कि तुम्हारा कोई उखाड़ सकता है कि नहीं, उसके लिए तुमने क्या बचाव किया हुआ है। ओवर कॉन्फिडेंट किसी को नहीं होना
कि मेरा तो कोई ब्लैक मैजिक क्या ही उखाड़ेगा। अरे भाई, उसने साधना करी है, उसने एक आत्मा को वश में करा है, उसने कोई योगनियाँ करी हैं, वो तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम पे वो हावी नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुमने साधना करी है, तुम्हारा ईश्वर से इतना गहरा संबंध है, क्योंकि ईश्वर से गहरा संबंध है तो कोई क्या ब्लैक मैजिक तुम पे असर कर जाएगा। बिल्कुल। उल्टा तुम उस आत्मा की सहायता कर सकते हो जो उस तांत्रिक के वश में है। अच्छा। अगर तुम साधना में बढ़ रहे हो तो तुम उसको ईश्वर से कह के मुक्ति दिलवा सकते हो। तो ये हर चीज़ ईश्वर से जुड़ी हुई है। मैं बार बार हर चीज़ सबको बोलती हूँ कि कोई भी जादू टोना हो, तंत्र विद्या हो, आप पे असर कर रही है, कुछ भी कर रहा है, आप ईश्वर पे विश्वास रखो। आपका जितना अच्छा ईश्वर के साथ संबंध होगा, उतना ही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि काली माता का आपने नाम लिया था, तो हमने जैसे मूवीज़ में भी देखा है कि तांत्रिक बैठे हैं और वो काली माता की तस्वीर लगी हुई है और उसके आगे बलि चढ़ाई जा रही है और वो पूरा तंत्र विद्या के साथ उसमें कर रहे हैं। तो क्या ये ऐसा ही होता है तांत्रिक जो करते हैं? देखो, हमारे सनातन धर्म में तो कहीं बलि प्रथा का वो है नहीं विवरण। अच्छा। अगर कोई व्यूअर्स बताना चाहें तो मैंने अपने ज्ञान में देखा है, मुझे नहीं पता चलता काली माता कौन है। पहले जड़ को तो जानो कि काली माता असल में है कौन। काली माता को, पार्वती माता को, जगत जननी को काली माता का रूप लेना क्यों पड़ा था? हाँ, वो पहले इस वजह को जानो। काली माता को काली माता का रूप इसलिए लेना पड़ा था जगत जननी माता को, क्योंकि उनको राक्षसों का भर्सन करना था, उनको रक्त बीज को मारना था। उन्होंने जो रक्त पिया वो रक्त बीज का पिया, क्योंकि वो रक्त बीज को वरदान था कि उसकी बूंदें जहाँ जहाँ गिरेंगी उतने ही रक्त बीज पैदा होंगे। तो वहाँ माँ काली ने अपना मुंह फैलाया और उस रक्त को अपने मुंह में लिया, और जितने भी राक्षस बने कि रक्त बीज जितने बन रहे हैं वो मुंह में ही उनका भक्षण कर ले। तो इसमें बलि उस राक्षस को ख़त्म करने के लिए माँ ने रक्त का ग्रहण करा था, जन कल्याण के लिए, राक्षस को मारने के लिए। और उस चीज़ को लोगों ने जोड़ लिया कि माँ रक्त मांगती है। अरे माँ को कुछ समर्पित करना है, अपने अवगुण समर्पित करो कि माँ वो तुम्हारे दूर करे। माँ को अगर समर्पित करना है तो अपने फूल दो, पुष्प दो, कुछ दो जो माँ खुशी से ग्रहण करें। अब माँ को उनके ही बनाए पुत्र का, पुत्री का या जीव का, उनके लिए तो सब आत्मा है, सब उनके बच्चे हैं, उन्हीं का तुम रक्त बहा के दो कि माँ लो, तुम इससे प्रसन्न हो रही हैं। लॉजिक देखो, सनातन धर्म में कहाँ है लॉजिक? सबसे बड़ी ममतामयी माता जगत जननी जगदम्बा माँ बताई गई है, और उन्हीं के लिए आप कह रहे हो कि वो बलि से खुश होती है। मेरी तो मानना है कि नहीं हो सकती, क्योंकि जब हमारी माँ हमारी बलि से खुश नहीं हो सकती हैं तो जगत जननी माँ कैसे खुश हो सकती है? तो मैं बलि प्रथा को ना सनातन धर्म में है, महाभारत में भी एक है कि जब वनवास का समय होता है तो भीम जाते हैं तो घटोत्कच जो उनके पुत्र थे तो वहाँ वो मिलते हैं, तो जो पहली जो भेंट होती है भीम से, तो वो बलि के लिए ही मनुष्य को ले जा रहे होते हैं। वो जब जाते हैं तो कहते हैं मेरी बलि दो, मैं ज़्यादा मजबूत हूँ। तो जब वो देखते हैं कि हिडम्बा पूजा कर रही हैं तो वो डांट लगाते हैं उनको कि तुमने कैसे मान लिया कि माँ किसी बलि से खुश हो सकती है, और अगर तुम्हें बलि देनी ही है तो तुम्हें घर के बाहर क्यों जाना है? अपने पुत्र की दो, मेरी क्यों नहीं दे रहे तुम? उससे तो माँ ज़्यादा प्रसन्न होगी। फिर तुम बाहर क्यों जा रहे हो जिसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा? लेकिन लोगों ने केवल माँ को कुछ समर्पित करना है, माँ प्रसन्न होंगी, इस भाव को जोड़ दिया बलि प्रथा से। तो केवल अपने कुछ समर्पण करने के लिए कि हम कुछ समर्पित, जितनी बड़ा हम समर्पण करेंगे उतना बड़ा हमें लाभ होगा, इस भाव से लेके बलि प्रथा आरंभ कर दी गई थी। पर पर्सनली मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ, वो तो जगत जननी माँ है, वो बलि प्रथा से प्रसन्न होती होंगी। बिल्कुल अंजलि मैम, आज काफ़ी अच्छा लगा सुन के और काफ़ी सारी नॉलेज भी मिली, और हमने आज 2 टॉपिक को थोड़ा थोड़ा छेड़ने की कोशिश की है। और मुझे भी पता है, जैसे आपने भी बोला था कि ये जो टॉपिक्स होते हैं ये इतने छोटे टॉपिक्स नहीं है कि हाँ उनको हम आधे घंटे 1 घंटे में कंप्लीट कर सके। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी आपसे जानने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास क्वेश्चंस भी बहुत सारे, मन में भी क्वेश्चंस बहुत सारे उठ रहे हैं, पर टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया है अब। और बेसिकली क्या है कि हम चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट को हम एक ही साथ निकालें, जिससे कि लोगों को पूरी नॉलेज मिल सके, क्योंकि आधे लोग उसको आधा पार्ट देख पाते हैं, फिर आधे लोग आधा पार्ट देख पाते हैं, उसमें उनको आधी अधूरी नॉलेज मिल पाती है। तो अगर ऐसा होगा कि आपका पॉडकास्ट अगर लोगों को अच्छा लगता है तो लोग खुद कमेंट करेंगे और खुद बोलेंगे, तो हम एक और पॉडकास्ट बनाएंगे जिसके ऊपर हम लोग ब्लैक मैजिक के ऊपर ही पूरी बात करेंगे। और जो आपने बीच बीच में कई बार नाम लिया है आत्मा का, तो मैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा आने वाले पॉडकास्ट में। जो आपने आत्मा का नाम लिया था कि जो तांत्रिक होते हैं वो आत्मा को अपने वश में कर लेते हैं, तो वो कौन सी आत्माएं होती हैं? जो हमारी आत्माएं हैं वही होती हैं, या कौन सी भटकती हुई आत्माएं होती हैं? तो उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा आने वाले पॉडकास्ट में। वो बहुत बड़ा टॉपिक है,
और मैं चाहूँगी कि आप लोग उस पर बनाओ, क्योंकि जब आप उस पर पॉडकास्ट बनाओगे तो कई जो धारणाएं हैं लोगों को अपने जीवन को लेके वो बदलेंगी। बिल्कुल। तो वो मैं चाहूँगी कि आप बनाओ, जब भी आपको लगे आप मुझे बुलाना, मैं हमेशा तैयार हूँ आने के लिए। ज़रूर ज़रूर। सो मैम, मन तो नहीं कर रहा वैसे आज ये एपिसोड ख़त्म करने का, बट थैंक यू सो मच आने के लिए। मैं भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने विचार लोगों तक पहुँचा पाई। हो सकता है कई मेरी बात से सहमत करें, कई लोग सहमत ना करें, तो जो सहमत करेंगे उनका भी सम्मान है, जो सहमत नहीं करेंगे मेरी नज़र में उनका भी सम्मान है, क्योंकि मैं अपने आप को केवल माध्यम मांगती हूँ। तो अगर कोई सहमत कर रहा है तो उसको भी धन्यवाद है, कोई अगर सहमत नहीं कर रहा है उसको भी धन्यवाद है। थैंक यू सो मच Thank you, फॉर ma'am. कमिंग। Thank you.